कहते हैं कि जिस दिन गैलीलियो गैलीली का जन्म हुआ था, उसी दिन दुनिया में भौतिक विज्ञान का जन्म हुआ था। इससे पहले दुनिया को भौतिक विज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। त्वरित पिंडों की गति, जिसे आज सभी स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया जाता है, वो गैलीलियो द्वारा शुद्ध गति विज्ञान में विकसित किया गया था। उन्होंने अपनी उन्नत दूरबीन से शुक्र ग्रह की कलाओं का सत्यापन किया था और बृहस्पति के 4 बड़े चंद्रमा खोजे थे, जिन्हें आज गैलीलियन चंद्रमा भी कहते हैं, तथा सूर्य का धब्बों का भी निरीक्षण किया था। गैलीलियो द्वारा कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सिद्धांत का समर्थन उनके संपूर्ण जीवन काल में विवादास्पद बना रहा। उस समय अधिकतर दार्शनिक और खगोल विज्ञानी प्राचीन दार्शनिक टोलेमी के भू केंद्रित सिद्धांत का समर्थन करते थे, जिसके अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। पर साल 1610 में जब गैलीलियो ने सूर्य केंद्र सिद्धांत का समर्थन किया, जिसमें सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, तब उन्हें धर्मगुरुओं और दार्शनिकों के कट्टर विरोध का सामना करना पड़ा और उन्होंने 1615 में गैलीलियो को धर्म विरोधी करार दे दिया। पर फरवरी 1616 में वे आरोप मुक्त तो हो गए, लेकिन चर्च ने सूर्य केंद्रित सिद्धांत को गलत और धर्म के विपरीत कहा। गैलीलियो को इस सिद्धांत का प्रसार न करने की चेतावनी दी गई, जिसे गैलीलियो ने मान लिया। लेकिन 1632 में अपनी नई किताब डायलॉग कंसर्निंग द टू शिफ्ट वर्ल्ड सिस्टम में उन्होंने फिर से सूर्य केंद्रित सिद्धांत का समर्थन किया और उसके बाद उन्हें चर्च ने फिर से धर्म विरोधी घोषित कर दिया और इस महान वैज्ञानिक को अदालत में सजा भी मिली और जेल में डाल दिया गया। अब हम इस महान वैज्ञानिक का जन्म से लेकर आज दिन तक का जो सफर है, उस बारे में और सजा मिलने के बाद भी कैसे वो एक महान वैज्ञानिक बने, इस बारे में डिटेल में बात करते हैं। साल 1564 में 15 फरवरी के दिन गैलीलियो गैलीली का जन्म इटली के पीसा शहर में हुआ था। जिस परिवार में उनका जन्म हुआ था, वो परिवार एक संगीतज्ञ परिवार था। गैलीलियो का पूरा नाम गैलीलियो द विंसेंजो बाउंटी द गैलीली था। 8 वर्ष की उम्र में उनका परिवार फ्लोरेंस शहर चला गया, जहां पर 5 में उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई की। वे रोमन कैथोलिक थे। जब वे 19 साल के हुए तब उन्होंने पादरी बनने की सोची थी, लेकिन अपने पिता के कहने पर उन्होंने शहर की मुख्य यूनिवर्सिटी में मेडिसिन की पढ़ाई के लिए दाखिला ले लिया। जैसे जैसे उसकी पढ़ाई शुरू हुई, वैसे वैसे मेडिसिन में उनकी रुचि कम होने लगी और जब यकीनन उन्हें लगा कि यह पढ़ाई मेरी समझ के परे है, तो उन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई छोड़ दी और बदलकर उन्होंने फिलोसॉफी और गणित की पढ़ाई करना शुरू किया। कुछ समय बाद घर की परिस्थिति खराब हो गई, जिस वजह से गैलीली को मजबूरन साल 1585 में अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। वहां से निकलकर वे एक शिक्षक बन गए, जहां पर वे थोड़ा बहुत पैसा कमाने लगे और जो कमाई की बचत हो रही थी, उस कमाई के पैसों से उन्होंने फिर से गणित की जो पढ़ाई बाकी थी वो शुरू की। जैसे ही उसकी पढ़ाई खत्म हुई, गैलीली को शहर की मुख्य यूनिवर्सिटी में गणित के प्रोफेसर की नौकरी मिल गई और 3 साल तक उन्होंने वहीं पर नौकरी की। साल 1592 में गैलीली पाडुआ यूनिवर्सिटी में चले गए और फिर साल 1610 तक वहीं पर रहे। इन 18 सालों में उनका नया जीवन शुरू हो चुका था। वहां पर गैलीलियो अब न सिर्फ चीजों को देखते थे, पर अब वे उन चीजों को बारीकी से समझने लगे कि प्रकृति के साथ इस चीजों का क्या रिश्ता है। उसके पिता ल्यूट नाम का एक वाद्य यंत्र बजाते थे, जिस यंत्र को आज हम गिटार भी कह सकते हैं। उनके पिता ने अपने इस वाद्य यंत्र की तनी हुई डोरी और उससे निकलने वाली आवाज का बारीकी से अध्ययन किया और उन्हें समझ आया कि तार के तनाव और उससे निकलने वाली आवाज में कुछ न कुछ रिश्ता जरूर है। इससे प्रेरित होकर गैलीली ने अपने पिता के इस विचार को बढ़ावा दिया। उसके बाद उन्होंने कुछ प्रयोग किए, जिसमें उन्होंने पाया कि प्रकृति के नियम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे किसी एक के बढ़ने और घटने के बीच गणित के समीकरण जैसे ही संबंध होते हैं। इस बात से प्रेरित होकर उन्होंने लिखा था कि ईश्वर की भाषा गणित है। गैलीली सिर्फ एक खगोल विज्ञानी ही नहीं, बल्कि एक कुशल गणितज्ञ, दार्शनिक
और भौतिकविद भी थे। शायद इसीलिए गैलीली को प्रयोगात्मक विज्ञान के पिता माना जाता है, क्योंकि उन्होंने डोलन के सूत्र का भी वितरण खोज निकाला था। प्रकाश की गति नापने का सबसे पहला प्रयोग गैलीली ने किया था। वे और उनके एक दोस्त दोनों मध्य रात्रि में लालटेन लेकर पहाड़ियों में चले गए। अब तय यह हुआ था कि जैसे ही गैलीली के लालटेन का प्रकाश दिखे, उसी समय उसके दोस्त को अपनी लालटेन खोलनी थी, क्योंकि गैलीली को दोनों लालटेन खोलने के बीच का जो समय था वो नापना था कि प्रकाश की गति कितनी है। और दोनों अलग अलग पहाड़ी पर चढ़ गए और इस तरह उन्होंने सवेरे की पहले किरण के प्रकाश की गति ज्ञात की, पर यह पक्की नहीं थी। गैलीली ने इस प्रयोग को फिर से किया और उस बार दोनों की पहाड़ियों के बीच दूरी पहले से ज्यादा रखी गई। उन्होंने प्रयोग किया और प्रकाश की गति का जो समय पहली बार में आया था वही समय दोबारा भी आया। पर गैलीली को समझ में आ गया कि अगर प्रकाश की गति नापनी है तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा, इस तकनीक से यह मुमकिन नहीं है। उसके बाद गैलीली ने एक बड़ी मीनार पर चढ़कर वहां से अलग अलग आकार के पत्थरों को नीचे फेंका। इससे उन्होंने यह जाना कि पत्थरों के आकार अलग अलग होने के बावजूद भी सभी पत्थरों का गिरने का समय एक समान था। उन्होंने दूसरी जगह पर भी यही प्रयोग किया और परिणाम वही मिला, एक समान। उसके बाद गैलीली ने दुनिया को जड़त्व का सिद्धांत दिया, फ्रिक्शन, जिसे भारत में टकराव का नियम कहा जाता है, जो नियम कई सालों बाद न्यूटन के गति के सिद्धांतों का पहला सिद्धांत बना था। गैलीली ने दूरबीन का आविष्कार किया। उन्होंने दूरदर्शी यंत्र को ज्यादा मजबूत बनाया। अपनी शक्तिशाली दूरबीन के जरिए उन्होंने बहुत से खगोलीय अध्ययन किए, जिसमें उन्होंने चांद पर जो गड्ढे हैं वो भी देखे। उस समय तक सिद्धांत ये था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य, चंद्र और बाकी के ग्रह लगातार पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। पर गैलीली ने पाया कि ब्रह्मांड में स्थिर सभी ग्रह पृथ्वी समेत सूर्य की परिक्रमा करते हैं। फिर उन्होंने शुक्र ग्रह और बृहस्पति ग्रह का भी अध्ययन किया, जिसे आज हम गैलीलियन चंद्रमा कहते हैं। उसके बाद उन्होंने सूर्यमंडल का बारीकी से अध्ययन किया, जिस वजह से सूर्यमंडल को ठीक ठाक समझने में पहली बार थोड़ी सी मदद मिली। इन्हीं सब वजह से गैलीली को आधुनिक प्रायोगिक और खगोलिक के जनक माना जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक ने भी गैलीली को आधुनिक विज्ञान के पिता का दर्जा दिया है। अपने धर्म के प्रति पूर्ण निष्ठा थी, पर उनका ज्ञान उन्हें किसी भी पुरानी चीजों का बिना प्रयोग किए और गणित के तराजू में तोले बिना रह नहीं पाते थे, और सामने सर्च के नियम इसे अपनी अवज्ञा समझता था। गैलीली ने जब कहा कि पृथ्वी और बाकी के ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिससे धर्मगुरुओं की पुरानी अवधारणाओं का खंडन हुआ, और सर्च ने इसे अपनी अवज्ञा मानकर गैलीली को कारावास की सजा सुनाई। साल 1633 में सर्च ने कहा कि तुम माफी मांगोगे तो तुम्हारी सजा माफ कर दी जाएगी। अब उस वक्त गैलीली बूढ़े हो चुके थे और अपनी उम्र देखकर उन्होंने मजबूरन झूठ का स्वीकार किया और सर्च से माफी मांग ली, पर उसके बावजूद भी उन्हें फिर से कारावास में डाल दिया गया। फिर बढ़ती उम्र के कारण वे ज्यादातर बीमार रहते थे, जिस वजह से उन्हें खुद के ही घर में कैद कर दिया गया। अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ साल उन्होंने अंधेरे में ही बिताए और साल 1642 में अपने ही घर में सजा भुगतते हुए उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के कुछ ही महीनों बाद न्यूटन का जन्म हुआ था। इस तरह हम कह सकते हैं कि उस समय एक युग का अंत हुआ और दूसरे नए क्रांतिकारी युग का आरंभ हुआ था। आज भी हम गैलीलियो के सिद्धांतों को अपनी किताबों में पढ़ते हैं। उसके कई सालों बाद साल 1992 में वेटिकन शहर के ईसाई धर्म की मुख्य संस्था ने इस बात का स्वीकार किया कि गैलीलियो के नियमों के खिलाफ निर्णय लेने में हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। अब मजे की बात यह है कि उस सर्च को अपनी इस ऐतिहासिक भूल का स्वीकार करने में 350 सालों से भी ज्यादा सालों का समय लग गया, और उसकी याद में साल 1609 में दूरबीन के निर्माण और गैलीलियो के सूर्यमंडल के अध्ययन के 400 सालों के बाद 400वीं जयंती के रूप में साल 2009 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलिक वर्ष के रूप में मनाया गया, और गैलीलियो गैलीली जैसे महान वैज्ञानिक को श्रद्धांजलि देकर भूल का प्रायश्चित करने का प्रयास किया गया, जो बड़े अफसोस की बात है।
21वीं सदी के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस कहते हैं कि गैलीलियो शायद किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में आधुनिक विज्ञान के जन्मदाता थे। अगर मैं फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करूं, तो मैं दार्शनिक प्लेटो की सलाह का पालन करूंगा और गणित से मेरी पढ़ाई शुरू करूं, क्योंकि ईश्वर की भाषा गणित है। यह कहना था गैलीलियो गैलीली का। धन्यवाद। आपने एक कहावत सुनी होगी कि ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करेंगे। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। क्या आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, जिससे अगला वीडियो हम और भी बेहतर बना सके और आपका आत्मविश्वास बढ़ा सके। हम हर रोज एक नई वीडियो के साथ वापस लौटते हैं। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भविष्य में आने वाले वीडियो आप मिस ना करें। जय हिंद।